Hello everyone, hope all of you are good. I am Dr. Anim Ishtiaq and you are watching my YouTube channel. Before discussing today's topic, it's a humble request to all of you kindly subscribe my YouTube channel, like, comment and share with others so others can also get information through my videos. आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप सबके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी जो पहले वाली वीडियो है उसको देखें कि फाइब्रॉइड क्या है, ठीक है, ये कैसे होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं और किन औरतों में ये ज़्यादा होता है और रिस्क फैक्टर क्या है, ठीक है। तो अब ये उसकी नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे फाइब्रॉइड डीजनरेशन क्या होती है, ठीक है। फाइब्रॉइड डीजनरेशन आम ज़बान में ऐसे भी कह सकते हैं कि फाइब्रॉइड का साइज़ जो है वो छोटा हो गया, श्रिंक हो गया है। वो कैसे हो गया, ठीक है, वो देखते हैं। होता ही है इसमें सेल्स बिगेन टू डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या होता है कि जो फाइब्रॉइड्स के अंदर सेल्स होते हैं वो एकदम से मरने लग जाते हैं, डाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती। जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सेल को, वो मर जाएगा। और ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ब्लड से आती है। तो इसका मतलब अगर जब जो फाइब्रॉइड का साइज़ बड़ा होता है तो उसको अगर उसकी ब्लड सप्लाई पूरी नहीं मिलती, ठीक है, जहाँ फाइब्रॉइड बड़ा हो रहा है उसको जो है ना ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, उसकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए। अगर उसको खून ज़्यादा नहीं मिलता, ब्लड सप्लाई उसको नहीं मिलती पूरी, ठीक है, ब्लड नहीं मिलता तो ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, उसका साइज़ जो है ना फाइब्रॉइड का वो छोटा हो जाता है, ठीक है। उसे कहते हैं फाइब्रॉइड डीजनरेशन। ये 3 तरह की होती हैं। एक रेड डीजनरेशन है, एक हाइलिन डीजनरेशन है और एक सिस्टिक डीजनरेशन है। तो देख लेते हैं कि इन तीनों में साइज़ छोटा हो रहा है और ये किस किस तरह हो रहा है, ठीक है। रेड डीजनरेशन जो है ना, ये एक्चुअली कॉम्प्लिकेशन होती है प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज़ करता है। एस्ट्रोजन लेवल का बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि फाइब्रॉइड पे किस तरह अफेक्ट करता है। जो फाइब्रॉइड एस्ट्रोजन लेवल जब ज़्यादा होता है तो फाइब्रॉइड आपका ज़्यादा ग्रो करता है, उसका साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, उसको ब्लड सप्लाई कम मिलती है, ठीक है। तो ये कब मोस्टली कब होता है, मिड सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, यानी कि 5th मंथ, ठीक है। प्रेगनेंसी का जो 5th मंथ है उसमें होगा कि जब जैसे ही जो एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता ना प्रेगनेंसी में इंक्रीज़ करता जाता है एस्ट्रोजन लेवल, तो ये फाइब्रॉइड का साइज़ इंक्रीज़ करेगा। तो फिर क्या होगा, उसे ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, तो उसमें फिर क्या होगा, इसमें भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएगी। माइल्ड पायरेक्सिया, ल्यूकोसाइटोसिस, यानी कि आपको थोड़ा सा बुखार होगा, आपके ब्लड से बढ़ जाएंगे, एकदम से आपको दर्द शुरू हो जाएगी, ठीक है। लोकल आपको जहाँ पे आपका फाइब्रॉइड है ना उस जगह पे आपको एकदम से क्या होगी, पेन शुरू हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाएगी। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन में ये हो सकता है कि अब होता यूँ है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करती हूँ। मैंने अलग से एक टॉपिक रखा है कि रेड डिजनरेशन में क्या क्या होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। ये मिस कैरेज करा देता है रेड डिजनरेशन, और ये कैसे मिस कैरेज कराता है मैं ये इसके आगे बताती हूँ, ठीक है। अभी आप बस ये समझ लें कि इसमें फिर क्या होता है कि ब्लड सप्लाई उसको पूरी नहीं मिलती, तो उसका सेल जो है ना वो श्रिंक बढ़ने लग जाते हैं, उसकी वजह से बहुत स्वेयर एकदम से पेन शुरू हो जाती है, ठीक है। ये और इसकी कॉम्प्लिकेशन में ये मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है। आगे आते हैं हाइलिन डीजनरेशन। हाइलिन डीजनरेशन में क्या होता है कि जो फाइब्रॉइड है वो ग्रो करता है ग्रेजुअली, ठीक है, ऐसा ऐसा बढ़ता है। जब वो बढ़ता है तो उसको ना उसकी ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है, उसकी वजह से सेंट्रल नेक्रोसिस यानी कि उसको जो है ना उसके सेल मरने लग जाते हैं, ठीक है, दरमियान से। अब ये जब मरने लगते हैं तो इसकी वजह से जो है ना उसके बाद सिस्टिक स्पेस डेवलप हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सिस्टिक जनरेशन, ठीक है। सेंटर में, सेंटर वाली साइड से ही वो शुरू होते हैं मरना, और फिर वहाँ पे स्पेस डेवलप होती है, सिस्टिक जनरेशन, ठीक है। अगर ये होगा तो इसे हाइलिन डिजनरेशन, ये सिस्टिक जनरेशन, ये इनके नाम रखे हुए हैं, ठीक है, टाइप्स में। आगे चलते हैं। अब ये है कि जो औरतें ठीक है जिनमें पोस्ट मेनोपॉज वुमन होता है, जो औरतें बांझ हो जाती हैं, ठीक है, 50 साल की उम्र के बाद होती हैं जो भी इस तरह। तो इसमें क्या होता है कि कैल्सिफिकेशन हो जाती है फाइब्रॉइड्स की। इसका मतलब कि उसमें फाइब्रॉइड्स के अंदर ना अब एस्ट्रोजन लेवल तो क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया, ख़त्म हो गया ना, और जब वो बांझ होती हैं तो उसमें क्या होता है कि फिर जो कैल्शियम है ना वो डिपॉजिट, उसमें कैल्शियम आने लग जाती है, ठीक है, फाइब्रॉइड के अंदर जमा होनी शुरू होती है। उसमें हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन फाइब्रॉइड, या हम एक्सरे पे नज़र आती है, ठीक है, जब एक्सरे कराएंगे। अब कुछ लोगों में क्या होता है कि क्योंकि ये तो नॉन कैंसर बिनाइन ट्यूमर है, तो कुछ औरतों में क्या होता है कि ये कैंसर में डेवलप हो जाता है, यानी कि मेलिग्नेंट कैंसर डेवलप हो जाता है इससे ही, फाइब्रॉइड से। वो कैसे होता है, वो किन औरतों में होता है, जो बांझ में ही होता है, ठीक है, बांझ औरतें होती हैं या पोस्ट मेनोपॉज वुमन, पॉजल वुमन, ठीक है, जो जिसमें मेंस्ट्रुअल पीरियड रुक जाते हैं 50 के बाद, जो भी अगर उन औरतों में अगर एकदम से फाइब्रॉइड का साइज़ इंक्रीज़ हो जाए ना, तो इसका मतलब है कि उनमें कैंसर डेवलप हो गया है, ठीक है। तो आपने जो है ना ये एक्सरे वगैरह, ये अल्ट्रासाउंड पे जो है ना करवाना होता है, ये 6 से 12 मंथ्स के बाद, ठीक है, रेगुलरली के साइज़ को देखने के लिए। अच्छा, प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं फाइब्रॉइड की वजह से। एक तो हमने पहले पढ़ा था ना कि
एक तो वो था कि कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी होती नहीं है, ठीक है, पहली बात तो। फिर अगर हो जाए तो फिर आगे क्या होता है, ठीक है, रेड डिजनरेशन, जैसे मैंने अभी पहले थोड़ा बताया था कि मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। रेड डिजनरेशन, मिस कैरेज और पीपीएच। पीपीएच क्या होता है, ठीक है, पीपीएच है पोस्टपार्टम हैमरेज। ये डिलीवरी के बाद ना बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग होती है, उसको कहते हैं पोस्टपार्टम हैमरेज। अच्छा आगे चलते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फाइब्राइड्स इन प्रेगनेंसी, मैं बताया था ये 5th मंथ में, ठीक है, मिड सेकेंड ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर हम कहते हैं 3 मंथ्स को, पहला दूसरा तीसरा, जो दूसरा 3 यानी कि 3 4 5 6, ठीक है, 3 मंथ्स जो होते हैं सेकेंड मिड, इसका मैं 5th मंथ है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है, रेड डिजनरेशन जो है ना, इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है फाइब्राइड की प्रेगनेंसी के अंदर। इसमें होता है कि जैसे आपका एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज़ करता है, साइज़ ग्रो करता है, उसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ख़त्म हो जाती है, उसको मिलना फाइब्राइड को, ठीक है, उसकी सेल को, और वो मरना शुरू हो जाती है। उसके वजह से आपका पेन शुरू हो जाती है, ठीक है। मैंने पहले बताया था अपनी वीडियो में कि आप समझ लें कि जिस जगह के सेल मरने लगती है, जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वहाँ पे पेन ज़रूर होती है, ठीक है, पेन डेवलप होती है, एक्यूट पेन। उसकी वजह से टेंडरनेस, टेंडरनेस कहते हैं जब हाथ लगाओ तो दर्द होती है, ठीक है, जहाँ पे फाइब्राइड होगा ना उस जगह पर जब आप पेट पे हाथ लगाओ वहाँ पे आपको दर्द होगी। अब क्या होगा, फिर आपको उल्टियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अगर तो ये सीवियर कंडीशन हो जाए ना तो फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप हो जाती हैं, यानी कि आपकी कॉन्ट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं ना, दर्दें लग गई हैं बच्चों वाली, वो कहते हैं वो शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उससे फिर क्या होता है, मिस कैरेज हो जाता है। प्री टर्म लेबर होता है कि टाइम अभी हुआ नहीं है और पहले ही लेबर पेन शुरू हो गई हैं, ठीक है, बच्चे वाली दर्दें शुरू हो गई हैं, उसको कहते हैं मिस कैरेज, इससे हो जाता है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जिसको हम कहते हैं रेड डिजनरेशन, ठीक है। डिजनरेशन मतलब उसका साइज श्रिंक हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिला, और उसका हम रेड डिजनरेशन कहते हैं, ये ठीक है, ये प्रेगनेंसी में होती है। दूसरा आ जाता है एबनॉर्मल लाइट का फाइब्राइड, अगर सर्विक्स में है या लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब ये लास्ट ट्राइमेस्टर में जैसा बच्चे का साइज़ बड़ा होने लगता है तो वो फिर जब नीचे यूट्रस की नीचे जगह तो फाइब्राइड पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका साइज़ डिपेंड करता है। तो वो क्या है, जो बच्चे का साइज़ नीचे होना होता था पाँव ऊपर इस तरह, तो वो साइड नीचे नहीं आएगा, या तो वो आड़ा होगा या वो, ठीक है, उल्टा होगा, इस तरह फिर उसकी जो है ना वो पोजीशन चेंज हो जाती है। अब एक और कॉम्प्लिकेशन है कि पीपीएच, ठीक है। अब एक और कॉम्प्लिकेशन ये भी होती है कि जब आप डिलीवरी जो होती है ना, नॉर्मल डिलीवरी में मसला आ जाता है, वो बेबी नीचे आ ही नहीं सकता, आगे फाइब्राइड पड़ा होता है, तो जो जिस रास्ते से बच्चे ने नीचे आना होता है वो नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। एक और ये भी ये ना ऑब्स्ट्रक्शन करा देता है, ठीक है, वहाँ पे। अच्छा एक और है पीपीएच, पोस्ट पार्टम हैमरेज। अब क्या होता है कि अब क्योंकि अब उसके साइज़ बड़ा हुआ है ना, उसका फाइब्राइड का वहाँ पे साइज़ है, मतलब बड़ा है, वहाँ पे पड़ा हुआ है वो यूट्रस के अंदर। अब क्या होगा कि जो बच्चे वाली दर्दें होती है ना वो अच्छे सही से लगती नहीं है, इन एफिशिएंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ना, फिर क्या होता है कि वो जो यूट्रस है बच्चेदानी है, मतलब डिलीवरी बच्चा निकल गया है बाहर ये वो, तो उसने श्रिंक होना होता है, वो सही से होती नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसकी वजह से पीपीएच डेवलप हो जाता है, पेशेंट जो है वो पीपीएच में चली जाती है। पीपीएच भी एक बहुत खतरनाक किस्म की एक वो है, एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि आपकी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, रुकती नहीं है, ठीक है, ब्लीडिंग कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। इसमें लाइफ थ्रेटनिंग डेथ हो सकती है इससे, ठीक है, ये भी इसकी वजह से हो सकती है, फाइब्राइड की वजह से। फिर आपके जहन में एक क्वेश्चन आता होगा, लाजमी बात है कि जब ये फाइब्राइड प्रेगनेंसी के अंदर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करा रहा है तो फिर हम इसे निकाल क्यों ना दें, ठीक है, यूट्रस निकाल क्यों नहीं देते हम अगर प्रेगनेंसी से पहले। तो इसका आंसर ये है कि हम इसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए मैंने पहले बताया था इसके अंदर कि ये प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं कर रहा होता, मतलब आप कंसीव ही नहीं करते इसमें, बल्कि वो मायोमेट्री के अंदर की तबाही मचाता है, और अगर यूट्रस बच्चेदानी के अंदर अगर हम इसको निकाल लेंगे तो ये और तबाही मचेगी, ठीक है, उसके अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब आपके हो सकता है खून ही ना रुके जब निकालने लगे, उसके जो बच्चेदानी की जो अपनी कैविटी वही ख़राब हो जाए, ठीक है, अंदर से। तो फाइब्राइड डू नॉट रिक्वायर रिमूवल अनलेस देयर इज़ प्रूवन इनफर्टिलिटी। जो औरतें मतलब माँ नहीं बन सकती जब तक ये प्रूव ना हो जाए, उनमें से हम फाइब्राइड तब तक नहीं निकाल सकते, ठीक है। आगे सिम्टम्स हम देखते हैं कि हमने बताया था कि अगर छोटा है ना फाइब्राइड का साइज़ तो कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन एकदम से अगर इसका साइज़ बहुत बढ़ गया है, ये बड़ा है, तो फिर क्या होगा, ये आपके ब्लैडर जहाँ बड़ा होता है उस पर प्रेशर डालता है, तो उसकी वजह से आपको बार बार फील होता है कि आपको यूरिन आया, आप वाशरूम जाते हो, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है कि हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड, या आपको बहुत ज़्यादा पीरियड इसकी वजह से होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो मंथली आपको पीरियड्स होते हैं ना उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस होता है, इतना लॉस होता है कि आप अनीमिक हो जाते हो, आप में खून की कमी आ जाती है। तीसरी जगह वो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, स्फीयर एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, जो हम देखेंगे वो देखेंगे। जिस तरह मैंने बताया था पेट में हाथ लगाते हैं तो हमें एक सा मास फील होता है जो आपके नीचे से मतलब कि लोअर पेल्विस से निकल रहा होता है, ठीक है। अनीमिया, खून की कमी हो जाती है। इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वो करेंगे तो अल्ट्रासाउंड पे ना पता चल जाता है यूट्रस के अंदर फाइब्राइड पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे
ठीक है। अब जो है ना फाइब्राइड, अब फाइब्राइड आपको पता है आपके है तो आपने ना अल्ट्रासाउंड कराना होता है हर 6 से 12 महीने के बाद, ठीक है। उसका साइज़ देखें, उसका साइज़ छोटा हो रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है, ये बहुत चीज़ मैटर करती है। फिर आगे ट्रीटमेंट इसकी किस तरह होती है कि पेशेंट पे विश है, पेशेंट के विश देखते हैं कि अगर तो देखिए जिस तरह वो अभी उसका बेबी नहीं है, उसने अभी प्रेग्नेंट होना है तो फिर क्या करेंगे, और अगर उसने उसकी फैमिली कंप्लीट है और वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकती है और उसमें फाइब्राइड है तो फिर हम ना एक तो पहली चीज़ को कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे उसको जितनी देर तक वो अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करके बेबी फैमिली कंप्लीट नहीं कर लेती, उसके बाद ही हम फाइब्राइड कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट देंगे। दूसरी चीज़ ये कि हम एक और है फाइब्राइडेक्टमी, जिसको हम कहते हैं मायोमेक्टमी, ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क होता है, ठीक है। ये किस तरह होता है, मायोमेक्टमी विद यूटेराइन कंजर्वेशन, इसमें हम क्या कहते हैं फाइब्राइड को निकालते हैं लेकिन यूट्रस को जो बच्चेदानी का उसको हम रखते हैं, उसमें होता ही है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क ये है कि अगर हम ये भी उन औरतों के लिए जो माँ बनना चाहती है उनमें ये ट्रीटमेंट देती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें रिस्क इतना ज़्यादा होता है कि एक रिस्क बहुत बड़ा ये है कि अगर हम ये जब ऑपरेट करते हैं ना तो इसमें जो खून ही नहीं रुकता ड्यूरिंग मायोमेक्ट ऑपरेशन, जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं ना उसी में ही, उसी कंडीशन में, उसी वक्त ही वो इतनी ब्लीडिंग होती है, इतना खून निकलता है, इवन कि उसकी लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग होती है कि उसकी जान को खतरा हो जाता है, मतलब खून पूरा जिस्म से निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसकी वजह से फिर हमें जो है ना पूरे बच्चेदानी को निकालना पड़ता है उसकी जान बचाने के लिए, कि ताकि ब्लीडिंग को स्टॉप करें, तो उसकी वजह से हमें बच्चेदानी निकालनी पड़ती है, लीड टू हिस्टेक्टमी। इसका ये बहुत एक इसका है कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो लेकिन फिर इसलिए मायोमेक्टमी जो है ना फिर ज़्यादातर ये सोच समझ के करनी पड़ती है, ठीक है। फिर आगे है कि वो जिनमें जो औरतें मतलब बांझ हैं, जिसमें फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर उसमें सिंपल है, आप उसके बच्चेदानी को निकाल दो, ठीक है, हिस्टेक्टमी कर दो। फाइब्राइड जो है ना अब उसको क्या छेड़ना है, उसको उसके बच्चेदानी को निकाल दो, सिंपल सी ट्रीटमेंट है। इसमें हम मायोमेक्टमी यानी इनमें भी हम कर सकते हैं, मतलब पेशेंट चाहती है कि नहीं यार मैंने अपना बच्चेदानी जो है ना नहीं निकलवानी, बस हमें जो है ना फाइब्राइड निकलवाना है, तो इसमें हम कर सकते हैं मायोमेक्टमी, क्योंकि अगर मायोमेक्टमी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, इसमें लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग होती है, तो हम हिस्टेक्टमी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें उन्होंने प्रेगनेंसी का इशू नहीं है। एक और ट्रीटमेंट है यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि देखिए मैंने बताया था कि फाइब्राइड को बड़ा होने के लिए, उसका साइज़ ग्रो करने के लिए उसको ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। इसमें हम जो ब्लड सप्लाई है ना उसको स्टॉप कर देंगे, यूटेराइन आर्टरी को ना एम्बोलाइजेशन करवा देंगे, उसकी स्टॉप कर देंगे, ताकि उसका साइज़ जो है ना उसको खून नहीं मिलेगा, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, मतलब तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, तो उसके सेल मरने शुरू हो जाएंगे, वो भी डाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ना ये अभी इसका प्रूफ नहीं है कि ये जो है ना उन औरतों में अगर हम कर दें कि जो औरतें जो हैं मतलब बच्चा चाहती हैं अगर उनमें कर दें तो ये उसकी अफेक्ट तो नहीं करता फर्टिलिटी को, ठीक है। कुछ औरतों में रिकॉर्ड हुआ है कि वो बाद में प्रेग्नेंट हुई हैं, ठीक है, ये वाला ट्रीटमेंट के बाद, और कुछ में कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये भी तो कोई प्रूवन नहीं है, तो ये हम उनमें कर सकते हैं जो जिनकी फैमिली कम्प्लीट है या इनफर्टाइल हैं, ठीक है, उनमें ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बाकी ये है कि जो फाइब्राइड की पेशेंट्स होती हैं जिन्हें प्रेग्नेंट होना होता है उन्होंने उनमें कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, ठीक है। जो मेडिसिन हैं उनका भी कोई फ़र्क नहीं है। मेडिसिन का ये है कि आप जो ये देते हैं वो मेडिसिन एक तो वो प्रेगनेंसी को रोकती हैं, दूसरा उसमें कोई वो नहीं है, प्रूफ नहीं है कि वो फाइब्राइड को अफेक्ट करता है, उसके साइज़ को छोटा करता है, क्योंकि बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो उसके साइज़ को छोटा करती हैं, जैसे ही वो छोड़ते हैं दोबारा से वो साइज़ अपनी जगह पर वापस आ जाता है, तो इसका ये एक इशू है। चलें ठीक है, थैंक यू।